हाँ। नमस्कार सर, स्वागत है आप सबका। अभिनंदन है बहुत बहुत एस्ट्रो डिवाइन पावर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग अपना मेरे साथ साथ आप भी अपना समय जो निकाल रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम जो शुरू करेंगे क्लास, उससे पहले हम प्रभु को स्मरण करते हुए क्लास शुरू करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस लेंगे। सबको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते, ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। ये प्रभु जो विद्या हम सीखने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं, उसमें हमें आगे चलने की प्रेरणा आप दीजिए। और हम इस विद्या को सीख कर, हम जो लोग ये डाउट करते हैं ना कि मैं ये विद्या सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये विद्या जरूर सीख पाएंगे, क्योंकि हमें गणपति जी का आशीर्वाद हमने लिया, उनसे हमने परमिशन ली है। हमने प्रभु को साक्षी मान के उनसे परमिशन लिया कि प्रभु इस विद्या को हम ग्रहण करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस विद्या को सीख पाए और हम अपने साथ साथ अपने मानव कल्याण के लिए भी हम इस विद्या को इस्तेमाल कर पाए, जिससे कि लोगों का भला हो। अच्छा देखिएगा, कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको। मेरे ख्याल से आपको मैंने इसमें बताया था सर, मैम वो सब राशि बताई बताए थे कल आपने। हाँ जी। और उनके कारक डिस्टर्बेंस आ रही है मैम। एक मिनट में देखती हूँ। आज आपने बताया था कि हाँ जी, देखिए मैंने आपको कल के चार्ट में ये बताया था कि 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 घर है और 12 ही राशियां हैं। अब ये प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी लोग। देखिएगा, भाव है ये फिक्स है, ठीक है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। लेकिन इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशियां हैं, ठीक है। और राशियां मैंने आपको बताई है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 1 नंबर है मेष राशि है, 2 नंबर वृष है, 3 नंबर मिथुन राशि है, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर बुध की राशि कन्या, 7 नंबर तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन राशि है। 12 राशियां हैं। इन सबके स्वामी मैंने बता दिए थे आपको कल ही, एक बार फिर भी ब्रीफ बता रही हूँ। 1 और 8 के जो स्वामी हैं उनके स्वामी मंगल है, 2 और 7 के स्वामी शुक्र हैं, 3 और 6 के स्वामी बुध हैं, 4 चंद्रमा है, वो एक ही राशि को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, कर्क राशि को, ठीक है। 5 यानी कि सिंह राशि, इनके जो स्वामी है वो सूर्यदेव है। और उसके बाद आ जाइए 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी क्या है, गुरु बृहस्पति जिनको बोलते हैं। और 10वें और 11वें भाव के जो स्वामी है, यहाँ पे जो राशियां हैं, 10वीं मकर राशि, उनके स्वामी भी शनि है, 11 नंबर राशि कुंभ, इनके स्वामी भी शनि है। तो ये आप 1-2 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और मजे की देखिएगा, जो 9वां भाव है ना, वो क्या है, हमारा धर्म है। और 12वें से हम मोक्ष भी देखते हैं, तो वो किसके डिपार्टमेंट है, गुरु का डिपार्टमेंट है। कालपुरुष कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में यही राशियां होती हैं। कालपुरुष की कुंडली जो बनी थी, जो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई, उसमें कालपुरुष कुंडली में यही राशियां होती हैं, इसी सीक्वेंस में, ठीक है। और देखिए 10वां घर कर्म का, और कर्म के मालिक कौन है, शनि। कर्म पे किसका अधिकार है, शनि का। और कर्म के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमारी इच्छा पूर्ति होती है, वो भी किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, शनि के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो दोनों के गुरु के बीच में ही, यानी कि भाग्य धर्म, भाग्य से ही हम कर्म कर पाते हैं। तो 9वां हाउस जो है वो हमारे भाग्य का हाउस है। अगर हमारा भाग्य, अष्टक वर्गा में हम सीखेंगे आगे चल के, अष्टक वर्गा में देखना पड़ता है कि कौन से भाव में कितने बिंदु आ रहे हैं।
अगर आपका अष्टक वर्गा में नवम हाउस, 9th हाउस या 9th भाव अच्छा है तो आपका भाग्य अच्छा है। तो भाग्य अच्छा होने से कर्म अपने आप अच्छे होंगे। आप भाग्य और मोक्ष के बीच में जो स्थान मिला शनि को, वो है कर्म का और आय का स्थान शनि महाराज को दिया गया। ठीक है। और एक चीज और मैंने बतानी चाह रही हूँ आपको, इसमें म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसका अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अच्छा, अब देखते हैं इसमें अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, जो कल मैंने शायद बताया या नहीं बताया कि हर एक भाव का क्या, कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कल मैंने बताया था। चैट करके बता दीजिए मेरे को, यस और नो, क्योंकि कई क्लासेस होती हैं तो मेरे को याद नहीं है कि यस मैम, यस बताया था ना मैंने कि फर्स्ट हाउस जो है यस, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें सेल्फ को, जो हम हैं। सेल्फ का, हाँ, हमारे अपने एट्रीब्यूट्स क्या है, हम लंबे हैं पतले हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एटीट्यूड। अगर किसी का पहले घर में मंगल आ जाए, वो बंदा बहुत एनर्जेटिक होगा, एग्रेसिव भी हो सकता है और अपनी उम्र से कम लगेगा, है ना, इस तरह से हम देखते हैं। तो पहला घर चूंकि पहले नंबर की राशि मंगल की है और पहले घर में मंगल ही आ गया, तो और दूसरा नंबर होता है कुटुंब, परिवार का, वाणी का, फूड हैबिट्स का। देखिए, अब आपको मालूम होगा, नोट करिए इसको, सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु, ये देवों की कैटेगरी है। लिख लीजिए, एक तरफ देव एक तरफ दानव। तो सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु ये देवों की कैटेगरी में आते हैं। और दानवों की कैटेगरी में कौन आएगा, शुक्र, शनि। शुक्र क्या है, दानवों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्र और आपका शनि, राहु और केतु, ये दानवों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और जो बुध है, उन दोनों कैटेगरी के बीच में लिख लो बुध। बुध क्या है, राजकुमार है। राजकुमार है यानी कि वो राजा को, सूर्य को प्रिय है। ठीक है। अब देखिएगा आप, सबसे जो नजदीक ग्रह होता है सूर्य के पास, वो बुध ही होते हैं। सूर्य की गर्मी को कोई नहीं झेल पाता है। सबसे जो छोटा जो है प्लेनेट बुध, वो सूर्य के साथ ही चलते हैं। ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा, दूसरा घर हमारा है कुटुंब, वाणी, परिवार का, और हमारी फूड हैबिट्स का, और हमारी तिजोरी का, कि हमारे पास कितना बैंक बैलेंस रहेगा, रहेगा भी या नहीं भी रहेगा, या पैसा आते ही उजड़ जाएगा। ठीक है। तीसरा हाउस है हमारा हमारी मेहनत का, हमारे जुझारू होने की ताकत का, और छोटे भाई बहनों का। ठीक है। किसी का अपने छोटे ब्रदर सिस्टर से रिलेशंस अच्छे नहीं होते कई बार, तो उसमें ना उनकी गलती है ना आपकी गलती है, आपकी प्लेनेटरी पोजीशन ही बता देगी कि भैया आपके संबंध कैसे रहेंगे। और तीसरा घर जो है वो सोशल मीडिया का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। ठीक है। और अपने साहस का है, हिम्मत का है। मान लीजिए कहते हैं ना, हारा तो वो हारा जो हिम्मत से हारा। जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी वो कभी हारेगा नहीं, वो जीत ही जाएगा। और आपने ये भी सुना होगा, गिरकर गिरने वालों की हार नहीं हो, गिरकर कोई लोग जो गिरते हैं उनकी हार हो सकती है, लेकिन गिर के उठने वालों की हार कभी नहीं होती। अगर हम गिर गए और हमारे पास उठने की जज्बा है, उठने की ताकत है, हम 10 बार गिरे, तो वो तीसरा घर है। और इसी से एक कहानी, एक छोटी सी कविता है। देखो बच्चों, चींटी भी कितनी मेहनत करती है, इधर उधर से चीज उठाकर अपने बिल में रखती है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, तुम भी मेहनत खूब करो, बिन मेहनत के कुछ नहीं मिलता, इस सिखवन को याद करो। ये चींटी का जुझारूपन देखिए, वो खाना उठाएगी, चलेगी, खाना गिर गया, फिर उठाएगी, फिर अपने बिल की तरफ गिरेगी, फिर वो फिसल गई, स्लिप कर गई, फिर आगे बढ़ेगी, लेकिन बढ़ती रहती है। तो ये कविता मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाती थी। तो इससे हमें 2-3 चीजें पता चलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही आ जाता है कि मेहनत करना और जुझारूपन रखना, साहस रखना, वो हमारा थर्ड भाव का कारक है। चौथा है माता, भूमि, भवन, वाहन का। ये कल मैंने बताया था, एक बार और समझ लीजिए, उससे क्लैरिटी आ जाती है कॉन्सेप्ट में। देखिए, अगर कोई मेरे से पूछता है कि मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो ये मातृभूमि को भी दिखाता है।
माता, भूमि, भवन, वाहन, कि हमें वाहन का सुख कैसा होगा। अष्टक वर्गा में देखेंगे अगर नंबर इसमें बिंदु कम आ रहे हैं या इसमें खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या कुर ग्रह की दृष्टि है। चौथा घर परिवार के सुख का भी होता है, जिसके चौथे घर में अगर मंगल और राहु आके बैठ जाए तो अंगारक। देखिए राहु किसी के साथ भी बैठे वो कोई ना कोई ऐसा योग बनाता है। गुरु के साथ बैठेगा राहु तो गुरु चंडाल योग, मंगल के साथ बैठा तो अंगारक योग, बुध के साथ बैठ गया तो जड़ योग। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर चौथे घर में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए या उसकी दृष्टि आ जाए तो यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। मंगल राहु आ गया तो परिवार का सुख उजड़ जाएगा, वो बंदा अपने घर में कभी भी संतुष्टि से नहीं रह पाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अब ये अलग देखना पड़ता है कि कौन सी राशि में बैठा है। यहाँ पे जो राशि है कौन सी राशि है उसको भी चेक करना पड़ता है। पांचवा घर है हमारा संतान का और विद्या का और रोमांस का, लव अफेयर का। ठीक है, मान लीजिए किसी की शादी होती है, वो लव मैरिज है, तो उसके लिए हम फिफ्थ हाउस को भी देखते हैं कि फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो हम बता देते हैं ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। या मान लीजिए बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, उसका कोई अफेयर चल रहा है, आपने पूछा घर में बेटे शादी करनी है और बताओ कुछ देखे लड़की वगैरह, तो वो आपको ठीक से आंसर नहीं दे रहा, आप पत्री खोलो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा भाई इसका कहीं ना कहीं अफेयर है या कहीं ना कहीं इसकी और इच्छा है शादी करने की। अच्छा, 5 नंबर पांचवा घर शिक्षा को दिखाता है, ठीक है, और तंत्र मंत्र की विद्या भी पांचवें घर से हम सीखते हैं। और नौवां घर हायर एजुकेशन का है, पांचवा घर लक्ष्मी स्थान भी है और नौवां घर लक्ष्मी स्थान है। और ये हमारा लगन है, ये लक्ष्मी स्थान है, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। पांचवा घर हमारा पास्ट को दिखाता है, नाइन्थ हाउस हमारे फ्यूचर को दिखाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी स्थान है, अगर इस पे हमारे प्लैनेट्स अच्छे बैठे हैं तो बच्चे की जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। भले ही उसके पास बहुत पैसा ना हो लेकिन वो बच्चा सुखी रहेगा जिसका पांचवा और नौवां भाव अच्छा है। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का हो गया। सातवां भाव मैंने बताया था लाइफ पार्टनर का हो गया और पार्टनरशिप का हो गया और डेली इनकम या डेली रूटीन का हो गया। लाइट कम है, ये जला दो। और आठवां घर जो है हमारा गुप्त विद्याओं का हो गया, रिसर्च का हो गया, इन लॉज का हो गया और कहीं से अचानक पैसे का हो गया, पैसे का आना। और आठवां हाउस अगर किसी का एक्टिवेटेड है और उसका कुछ और कनेक्शन बन रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस के काम में किसी दूसरे के काम से इनकम करता है अपनी। म्यूचुअल फंड हो गया, सीबीआई में काम करने वाले लोग हो गए, ये आठवें घर को दिखाते हैं। नौवां भाग्य का घर हो गया, पिता का घर हो गया, धर्म का घर हो गया। 10वां हो गया हमारे कर्म का, स्टेटस का, प्रोफेशन का। मान लीजिए अगर हमें किसी की पत्री में ये चेक करना है, कोई पूछता है भाई मेरा ये काम चलाया नहीं चला, दूसरा काम किया नहीं चला, क्या कारण क्या है, उसके लिए अगर हमें किसी का देखना हो तो उसके लिए हम 10th हाउस का, उसका जो 10th हाउस का जो स्वामी है उसकी स्थिति देखेंगे। ठीक है, कि उसकी क्या स्थिति है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर की राशि है यानी कि मंगल, सॉरी शनि, और शनि इस घर में ही बैठे हैं, ये शनि का पक्का घर है क्योंकि शनि का कर्म का घर है ना। तो इस घर को प्रोटेक्ट करेगा। अब एक चीज और समझिएगा, शनि जिस भी घर में बैठते हैं उस घर का बचाव करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। ठीक है। 11वां घर अपनी इच्छाओं की पूर्ति का घर है और हमारी डिजायर्स को फुलफिल करने का घर है, लार्ज फ्रेंड सर्कल का घर है और एल्डर ब्रदर सिस्टर का घर है। और 12वां घर जैसे कि मैंने कल बताया था, 12वां घर है व्यय का, एक्सपेंडिचर का, हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल का, कारावास का, संन्यास का, असाइलम का, विदेश विदेश का। ठीक है, तो 12वां घर संन्यास का, 12वें घर से बहुत चीजें पता चलती है। 12वें घर में अगर केतु अच्छी राशि में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, और उस केतु की महादशा में ही किसी व्यक्ति का अगर देहांत होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक भी है ना। तो डिटैचमेंट जिस, अच्छा एक चीज और देखिएगा, केतु जिस भी घर में बैठेगा वहां डिटैचमेंट देगा। 8वें घर में केतु आएगा मान लीजिए तो, और गुरु के साथ आ गया मान लीजिए,
तो क्या करेगा, रिसर्च में लेके जाएगा उसको। गुरु केतु का अच्छा योग माना जाता है और किसी का नहीं। ये कल मैंने हाउसेस का आपको ब्रीफिंग किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो है डिग्री का, कि कितने डिग्री का रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि जो घर है उसका हमें कितना पावर से रिजल्ट मिल रहा है। मान लीजिए बॉलिंग कर रहे हैं, मैच चल रहा है, आपने बॉलिंग की तो बॉल को कितने पावर के साथ फेंका गया, उसी के अकॉर्डिंग तो उसका इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह से जितने भी आप, जब इसको एस्ट्रोसेज मोबाइल पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रोसेज। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको ये कहानी समझ में आएगी। उसमें आप अपना डेटा फिल करिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये सब भरिए। तो आपकी लगन कुंडली खुल जाएगी। लगन कुंडली खुलते ही मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, तो आप मिथुन लगन के जातक हैं। अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो आपका लगन क्या हो गया, तुला लगन हो गया। ये हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा लगन क्या है और हमारी राशि क्या है। ठीक है। और जिस घर में चंद्रमा बैठा होगा वो हमारी राशि होगी। मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे बैठा है चंद्रमा। 11वें नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है। 11वां नंबर है कुंभ का, तो कुंभ में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्र राशि कौन सी हो गई, कुंभ राशि। तो हम क्या कहेंगे, तुला लगन और कुंभ राशि। तुला लगन मतलब यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा, नंबर जरूर लिखे होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11। आप देखिए 11 नंबर में मैंने क्या लिखवाया, कुंभ राशि। कुंभ लिखा हुआ ना 11 में, तो जहां कुंभ लिखा है और वहां पे चंद्रमा बैठा है तो उसकी राशि क्या होगी, कुंभ राशि बनेगी, यानी कि तुला लगन कुंभ राशि बनी। अगर मान लीजिए आपका 7 नंबर यहाँ लिखा है और यहीं पे चंद्रमा बैठा है, तो तुला लगन तुला राशि। अच्छा आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर की राशि लिखी है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर किसको दर्शाता है, धनु लगन को, और चंद्रमा भी यहीं बैठा है, तो आपका धनु लगन धनु राशि। चंद्रमा जिस घर में बैठेगा वो जो नंबर लिखा होगा वो उसकी राशि होगी। क्लियर हो गया सबको? चैट में यस करके डाल दीजिए अगर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा 0 से 6 डिग्री अगर हो, अब जब आप अपना देखेंगे चार्ट तो ये सब कैलकुलेशन होके आती है डिग्रियां, नीचे लिखा होता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे बुध बैठा है, और बुध की आप डिग्री देखोगे, मान लीजिए आर्य डिग्री 5 डिग्री 2 अंश 3 कला ऐसे लिखा है, उसमें अंश कला जैसे होता है ना, इस तरह से दिया होगा। तो बुध की डिग्री आ रही है 5, तो उसकी अवस्था होगी बाल अवस्था, यानी कि उसकी पावर कम है। बच्चे के पास पावर कम होती है ना, तो आप नोट करिए डिग्रियों की जो है पावर 0 से 6 डिग्री है, तो उसको हम कहते हैं बाल अवस्था, और इसकी पावर है 25%। मान लीजिए आपकी बुध की दशा चल रही है और बहुत फेवरेबल दशा आपकी, ठीक है, लेकिन आपने देखा उसकी डिग्री कम है, 0 से सॉरी आपकी 5 डिग्री है, तो उसके पास पावर ही कम है, तो आपको रिजल्ट कितने मिलेंगे, 25% मिलेंगे। अब कोई आपको बोल दे कि भाई आपकी तो बड़ी शानदार दशा है, आप तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप देखो डिग्री कितनी है उसकी। ठीक है, अब फिर लिखिए 6 से 12 डिग्री, तो युवा अवस्था होगी। यानी कि वो पूर्ण रिजल्ट देने को, ये कौन है, देखो जरा मैसेज में, चैट में देखो। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम 12 से 18 डिग्री। 12 से मैम 18, हाँ जी, 6 से 12 की पावर कितनी होगी? 50%, 50% पावर है। ओके। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 12 से 18। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है, आप कहोगे 0 से 6, 6 से 12, तो 6 2 बार आ गया ना,
तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, ऐसे लिखा होता है जब डिग्री दी होंगी 6 डिग्री, मान लीजिए 5 कला और 3 अंश, है ना, इस तरह से लिखा होगा। तो 6 से वो आगे बढ़ गया ना, तो वो युवा अवस्था में आ जाएगा। वो 6 के बाद जैसे ही उसने 6 डिग्री के बाद जो भी अंश आए वो नंबर लिखा होता उसमें, तो वो किस में आ गया, युवा अवस्था की कैटेगरी में आएगा, तो 50% रिजल्ट देगा। 12 से 18 डिग्री में पूर्ण युवा 100% रिजल्ट मिलता है हमें। इसके बाद देखिएगा आप 18 से 24 डिग्री प्रौढ़ावस्था, थोड़ी ढलती उम्र हो जाती है प्रौढ़ावस्था की, वहां पे रिजल्ट कैसा मिलेगा, 50%। उसके बाद 24 से 30 डिग्री में वृद्धावस्था, वहां पे रिजल्ट मिलेगा हमें 25%। अब देखिएगा जो घर है, घर चेंज नहीं होते कभी भी, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। जो घर है, फर्स्ट हाउस, जो ये बने हुए हैं बॉक्सेस, ये घर चेंज नहीं होते कभी भी। क्या चेंज होता है, राशियां, ये राशियां घूमती रहती हैं। जिस समय किसी का जन्म होता है तो यूनिवर्स में जो सूर्य की राशि उदित हो रही होती है वो लगन कुंडली में पहले घर में आएगी। जो राशि उग रही हो, उदित हो, वो राशि से आपका लगन बनता है। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद इसमें कौन से घर जो है केंद्र के घर है, 1, 4, 7, 10, ये जो बीच के घर है ना, ये केंद्र के घर है। ठीक है। और ये जो घर है आपका 6, 8, 12, ये त्रिक भाव है, ये घर अच्छे नहीं माने जाते। 6, 8, 12 यानी कि किसी की भी पत्री में देखिए, जिंदगी किसका नाम है, सुख और दुख का नाम है। सभी का अच्छा समय नहीं हो सकता, सभी का खराब समय नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक चीज है, आप देखते होंगे कभी किसी की लाइफ में कोई दुख आया नहीं, ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे। तो क्या होता है, हमारी जो 100 जितनी भी हमारी ये जो है मोबाइल का जितनी भी हमारी ये आपकी प्लैनेट्स की जो दशाएं हैं, ठीक है, वो उसको हम मान के चलते हैं 120 साल की दशाएं, उसको हम मान के चलते हैं 120 साल की दशा मानते हैं। और हमारी ह्यूमन लाइफ कितनी है, 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, 120 साल तो आज की डेट में कोई भी नहीं जी पाता ना। तो कुछ दशा हमारे जीवन में आती ही नहीं है। मान लीजिए जैसे आप धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल लीजिएगा। धीरू भाई अंबानी ने क्या कम स्ट्रगल किया था, लेकिन उनका बचपन जब उनकी दशाएं निकली होंगी तो स्टार्टिंग ईयर्स में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन जब अच्छी दशाएं आनी शुरू हुई तब तक उनकी लाइफ के 70-80 साल जितनी भी एज थी वो कंप्लीट हो गए। उससे और अच्छी दशा आनी थी, लेकिन उनका अंत समय आ गया क्योंकि उनकी उतनी एज थी। तो कुछ दशाएं हमारी लाइफ में आती नहीं है। ठीक है। तो अब नोट करिए हर एक ग्रह की कितने साल की दशा होती है, नोट करिएगा। शुक्र की दशा होती है 20 साल की, सूर्य की दशा होती है 6 साल की, मून की, चंद्रमा की 10 साल की दशा, मंगल की 7 साल की दशा होती है। ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने बताया वीनस बता दिया, सूर्य बता दिया, चंद्रमा बता दिया, मंगल बता दिया। फिर लिखिए राहु की 18 साल की दशा होती है, गुरु की 16 साल की दशा, और शनि की 19 साल की दशा, और मरकरी 17 साल की दशा। ठीक है। जो मैंने आपको शुक्र बताया था आपको सबसे पहले, उससे ऊपर लिख लीजिए केतु की, शुक्र से पहले लिख लीजिए केतु की दशा, 7 साल की होती है केतु की दशा।
ये इसी सीक्वेंस में ये दशाएं चलती हैं। पहले केतु आएगा, फिर शुक्र की दशा आएगी 20 साल की, फिर आपकी स्वर्ण की दशा आएगी 6 साल की, फिर चंद्रमा की दशा आएगी, फिर मंगल की आएगी 7 साल की, राहु की आएगी, गुरु की आएगी, शनि की आएगी, मरकरी की आएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपका जब जन्म हुआ उस समय शुक्र की दशा चल रही थी। मान लीजिए शुक्र की दशा उस समय जब आपका जन्म हुआ तो जो राशि उदित हो रही होगी, कौन से नक्षत्र में पड़ रहे होंगे आपके, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो कौन से चरण में, कौन से नक्षत्र में और कौन सी राशि में जन्म हुआ आपका। मान लीजिए शुक्र की महादशा में आपका जन्म हुआ और शुक्र के 10 साल निकल चुके थे जब आपकी राशि उदित हुई, तो शुक्र के 10 साल आप जब आपका जन्म हुआ तो शुक्र के 10 साल और रहते हैं, तो आपकी शुक्र की दशा 10 साल की रहेगी इस जीवन में। उसके बाद नेक्स्ट दशा आपकी आ जाएगी, शुक्र के बाद आपकी किसकी दशा आ जाएगी, सूर्य की आ जाएगी। अब एक मजे की बात और देखिएगा, मैंने इसके बाद ये दशाएं लिखने के बाद आप एक नोट करिए कि जो देव और दानव है वो आपस में, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, वो आपस में एंटी होते हैं। जो देव है वो एक अलग टीम है और दानवों की एक अलग टीम है। ठीक है, लेकिन बुध जो है वो राजकुमार है, वो बच्चा है। ठीक है, और बुध जो है वो देवों के भी फ्रेंड्स है और दानवों के भी। और किनके एनिमी है बुध का, लिखिएगा बुध जो है वो एक मंगल और एक बुध, सॉरी मंगल और चंद्र के एनिमी है, मतलब आपस में इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। किसका, बुध का चंद्रमा और मंगल के साथ। गुरु और आपका गुरु और सूर्य के साथ अच्छा रिलेशनशिप है सूर्य बुध का, और राहु केतु शुक्र शनि के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अब एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे एक नंबर किसका है। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर राशि है, एक नंबर राशि के स्वामी कौन है, मंगल है, मेष राशि है, उनके स्वामी है मंगल। ठीक है, तो मंगल, मंगल का जो भी मित्र होगा उसको अच्छी राशि मिलेगी। देखो कैसे, मंगल 1 और 8 के स्वामी है और 2 नंबर किसका है, शुक्र का। ठीक है, और 7 नंबर शुक्र का है। तो कुटुंब भूमि, सॉरी वाणी, कुटुंब परिवार और लाइफ पार्टनर का जो घर मिला है, जो डिपार्टमेंट मिला है, वो शुक्र को दिया गया। तीसरा नंबर आपके जो झाड़ू का, कम्युनिकेशन का, वाणी का, सोशल मीडिया का, तीसरा घर जो है, वाणी का नहीं, आपका सोशल मीडिया का। और 6 नंबर, यानी कि एक उनको घर खराब मिला बुध को, ऋण रोग शत्रु का मिला, और एक घर, हाँ तीसरा घर भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें हमारी स्ट्रगल रहती है। अब आ जाइए चौथा घर, चंद्रमा को अच्छा मिला है क्योंकि वो किसका मित्र है, मंगल का मित्र है ना, मंगल इसके मालिक है, मंगल का मित्र है चंद्रमा, फ्रेंड है आपस में, तो चंद्रमा को अच्छा डिपार्टमेंट मिला है। और 5वां डिपार्टमेंट सूर्य को मिला है, ये भी उसके मित्र है तो ये भी उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, 6 7 8 निकल गए थे। अब जो लग्नेश है, हमारा लगन का स्वामी कौन है, मंगल। एक नंबर क्या है, मंगल, और मंगल जो है स्वामी है 1 नंबर के और 8 नंबर के। अब आप कहोगे कि 8 नंबर वाला घर तो अच्छा नहीं होता, ये तो पताल है, ये तो ऑब्स्ट्रक्शन का घर है, हिंड्रेंस का घर है, इसमें तो दिक्कत होती है, 8वें घर में हमेशा ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। बट लगन जो है, अब मान लीजिए लगनेश जो है यानी कि मंगल, अगर ये जो लग्नेश है दूसरी राशि उसकी कहीं पे भी बैठी हो, उसका अफेक्ट वो पॉजिटिव, लग्नेश कभी भी खराब नहीं होता है क्योंकि हम अपने आप को, सेल्फ को डिस्ट्रॉय नहीं करते ना कभी भी। तो लगन हमारा, लगन का स्वामी हमारा कहीं पे भी बैठे, 8वें घर का मालिक होके कहीं पे भी बैठे, वो हमें नुकसान नहीं करेगा। 9वां घर गुरु का है और 12वां घर भी गुरु का है। ये धनु राशि है और ये मीन राशि है, इनके स्वामी है गुरु। ये किसके मित्र है, लगन के स्वामी के मित्र है। तो इनको एक तो भाग्य का घर मिला है, एक ये वाला घर मिला, तो यहाँ पे उसको कष्ट कम आएगा क्योंकि ये उसका मित्र ग्रह है। और 10वां और 11वां घर मिला है शनि को। शनि को डिपार्टमेंट में क्या मिला, कर्म का और आय का। तो हमारे जो हमारा लगन होगा उसके हिसाब से, मान लीजिए किसी का यहाँ पे 9 नंबर है, धनु राशि है, धनु लगन का व्यक्ति है,
धनु का मालिक कौन हुआ? गुरु। तो गुरु को कौन सा घर मिला? 9, 10, 11, 12। उसको कौन सा घर मिला? एक तो लगन मिल गया, एक माता, भूमि, भवन, वाहन, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो घर मिल गया। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको मैंने डिग्री बता दी, आपको मैंने ये भी बता दिया 11वें घर में कोई भी घर आए, ज्यादातर सभी प्लैनेट इस घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 11th हाउस होता है हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है 11वां घर। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठे, ज्यादातर वो सभी अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। और तीसरा घर जो है वो हमारे स्ट्रगल, जो झाड़ूपन का है, हमारी कर्मठ शक्ति और साहस का घर है। तो तीसरे घर में अगर राहु बैठ जाए, किसी भी राशि का राहु हो, तीसरे घर में राहु का रिजल्ट हमेशा आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद देखिएगा अगर आपने इन सबको समझ लिया तो 101% आप पत्री देखना सीख जाएंगे। आपने एस्ट्रोसेज खोला, उसमें आपने लगन कुंडली देखी, आपको ये पता चलता है आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ठीक है, कौन सा आपकी दशा चल रही है और वो दशा आपकी फेवरेबल है या नहीं है। मान लीजिए किसी की बुध की दशा चल रही है, वो चल रही है तीसरे और छठे घर की, तो ये दोनों घर ही अच्छे नहीं माने जाएंगे, उसको उस दशा में उसको प्रॉब्लम रहेगी। किसी की चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा एक तो लगन का मित्र है और चौथा घर केंद्र स्थान है, तो उसकी चंद्रमा की दशा बढ़िया जाएगी, अनटिल और अनलेस इस पे शनि की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना पड़े। अभी हम नेक्स्ट क्लास में, कल हम दृष्टि क्या दृष्टि होती है और दृष्टियों का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। हाँ जी मैम, क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? क्रूर ग्रह में देखो, शनि हो गया, राहु हो गया, ठीक है, ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और केतु? केतु क्रूर ग्रह में नहीं आता मैम। और शुक्र? शुक्र भी नहीं आता। सिर्फ राहु और शनि? हाँ, राहु शनि, मंगल को भी मान सकते हैं क्रूर ग्रह में, क्योंकि मंगल अगर पोजीशन ठीक नहीं होगी ना मंगल की, तो वो भी क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ जाता है कभी। सूर्य मैम, सूर्य को भी लेते हैं, तेज है ना उसमें। ये डिपेंड करता है कि कौन से घर में बैठा है, उसके हिसाब से देखते हैं। अगर वो अच्छे घर में नहीं बैठा, लगन का मित्र नहीं है और दृष्टि भी अच्छे घरों की नहीं पड़ रही, मान लीजिए सेकंड हाउस में आपका राहु और शनि आ जाए सेकंड हाउस में, तो हो जाएगा काम, वाणी खराब हो जाएगी। लेकिन राहु शनि आ जाए सेकंड हाउस में, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना देते हैं व्यक्ति को। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो राशि है वो राशि कौन सी बैठी है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे 2 नंबर पे राशि, 2 नंबर पे राहु उच्च का माना जाता है, ठीक है मैम। जैसे चंद्रमा के साथ केतु आ गया, हाँ, तो ग्रैंड योग बन गया मैडम। जैसे 11th हाउस में आप कह रहे थे ना, कोई भी ग्रह अच्छा होता है, तो 11th में मान लो चंद्रमा है लेकिन साथ में केतु आ गया। 11th हाउस में वो हमारा जो टॉपिक है वो युति पे आ जाएगा, कंजंक्शन पे। चंद्रमा तो अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसको किसने ग्रहण लगा दिया? केतु ने। केतु ने। वो आदमी परेशान रहेगा, अच्छा, मन विचलित रहेगा, उसको मानसिक बीमारी, वहम की बीमारी रहेगी उसको, ठीक है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे राहु आ गया 11th हाउस में, और अगर गुरु के साथ केतु आए तो? किस में? 11th हाउस में, 10th हाउस में। 10th हाउस में गुरु केतु अच्छा है सर, गुरु का केतु अच्छा है, लेकिन एक मिनट म्यूट कर लीजिए, पीछे से म्यूट कर लीजिए। गुरु और केतु की युति तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन कौन सी राशि में है वो, यहाँ पे राशि कौन सी है वो भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन राहु और केतु की युति किसी के साथ भी अच्छी नहीं मानी जाती, सिर्फ गुरु के साथ केतु की युति अच्छी मानी जाती है। और एक चीज और, राहु या केतु किसी भी ग्रह के साथ अगर बैठते हैं ना, तो उसी के रंग में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए राहु बैठ गया मंगल के साथ, तो वो मंगल के प्रभाव देगा, और मान लीजिए केतु बैठ गया गुरु के साथ, तो वो गुरु के प्रभाव देगा। तो यानी कि गुरु के प्रभाव की पावर बढ़ गई। सिर्फ गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जा सकता है, ठीक है। गुरु और राहु का अगर इकट्ठा कंजंक्शन हो गया तो राहु ये बना देगा गुरु चंडाल योग,
इतना बंदा इंटेलिजेंट होगा, पकड़ नहीं पाओगे आप। बहुत दिमाग तेज होगा, क्योंकि राहु तो बहुत कमाल की अद्भुत शक्ति है राहु के अंदर, और गुरु अपने आप में गुरु है। तो आप सोच सकते हो उसका दिमाग, अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो दिमाग उल्टी तरफ ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखते हैं, वो कंजंक्शन पे आएगा। अभी हम पहले समझ लेते हैं, दृष्टियों के बारे में समझ लेते हैं। वो हमारा युतियों का चैप्टर अलग है। अभी तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है, ये तो सिंपल सा मैंने बेसिक आपको बताया है, जिससे कि आप अपने आप से अवेयर हो पाए। अब आपने जो कल पत्री भेजी थी मदर की, वो 2009 की बनी हुई है शायद ना, पर जिसने भी बनाई है, क्या उसने आपसे कुछ प्रोफेशनल ढंग से बना के दी थी, कुछ चार्ज किया था, ये मेरे को बताइए। कोई चार्ज नहीं किया था। नहीं, वो पूजा पाठ करते होंगे, ऐसे कर्म कांड करते होंगे, लेकिन उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं थी। अच्छा। हाँ, मैं देख के हैरान थी, चार्ट बना दिया। और कुछ, अगर मेरी आप हैंडमेड रिपोर्ट लेंगे ना तो 5100 की जाती है, और 2 घंटे लगते हैं। मैं हाथ से हर चीज की लिखती हूँ, तो मैं हैरान हो रही थी कि मतलब सिर्फ चार्ट बनाने से, चार्ट में कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है ये बताने से पथरी थोड़ी बन गई। आप समझ रहे हो बात को? तो वो मैं नहीं कुछ कहना चाह रही हूँ, बट वो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आपसे चार्ज लिए तो उनको पूरी, वो पूजा पाठ करते होंगे, वो वैसे वाले पंडित जी होंगे जो पूजा पाठ करते हैं, है ना, उनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ज्यादा नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, या थोड़ी बहुत होगी। कई लोग जेमस्टोन्स के बारे में सीख लेते हैं। देखिए, एक मैं वर्कशॉप करूंगी अभी जेमस्टोन्स के बारे में, अभी नेक्स्ट वीक में करूंगी, अभी नहीं। उसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ, लोग क्या करते हैं, जेमस्टोन्स बेचते हैं, होलसेलर्स हैं, ये सब लोग हैं। जो स्टोन्स हैं वो बहुत वैरायटी के आते हैं, लोगों को पहचान नहीं होती, और क्या है, बहुत पैसा दे देते हैं और उनका इफेक्ट नहीं आता, या गलत स्टोन बना दिया। देखिए, अगर किसी का अष्टम में, मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर की राशि है, ठीक है, 10 नंबर किसका है, शनि का, और यहाँ पे 11 नंबर की राशि है, ये दोनों शनि है, मकर और कुंभ, इनके स्वामी है शनि, और उस बंदे की शनि की दशा चल रही है, उसको आप नीलम पहना दो, खत्म हो जाएगा वो आदमी। अष्टम ग्रह आयु का और मृत्यु का भी देखा जाता है, आप समझ रहे हो? तो जेमस्टोन पहनना, अभी मेरे पास एक और पर्सन थे, उन्होंने पूरे 5 उंगलियों में इधर भी और इधर भी अंगूठियां पहनी थी बहुत सारी, और उनका समय चल रहा था बहुत खराब। अब वो मेरे को रेगुलर सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हैं, क्योंकि उनका मैंने समय, ईश्वर की कृपा से ब्लेसिंग समझी, कौन किससे जुड़ता है, किसको कब रास्ता मिलता है। मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने कहा आप एक काम करो, सबसे पहले ये अंगूठियां उतारो आप, क्योंकि जब दशाएं चेंज हो जाती हैं तो वो स्टोन उतारना पड़ता है, फिर वो लाइफ लॉन्ग थोड़ी पहनना होता है। और मान लीजिए कोई हमारी दशा शुरू हुई है, जैसे मान लीजिए, एक और बेसिक रूल है, मंगल की दशा शुरू हुई तो उसमें जो पहला अंतर आएगा, अंतरदशा, वो मंगल की ही आएगी। शुक्र की महादशा शुरू हुई तो शुक्र की अंतरदशा ही आएगी। तो जब महादशा में अंतरदशा आती है, उस समय हमें उस प्लेनेट का वेलकम करना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो हम स्वागत करते हैं, इसी तरह से उसको स्वागत करने के लिए तो वो दशा आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर अच्छी दशा भी है ना, उसमें उस दशा का महादशा में अंतरदशा आई तो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो उसके वेलकम के लिए अगर हम, वो स्टोन महंगा नहीं हो, रीजनेबल हो, और आपको उसकी जानकारी हो, तब आप वो धारण करें तो आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। अब चूंकि ईश्वर ने मेरे को इस विद्या में बढ़ाया है, तो देखिएगा, हम मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं, और ये हर कोई कर सकता है। और अध्यात्म में जाने के लिए अगर हमें मंत्र सिद्ध करने हैं, और हम तो बैठ के एक माला मंत्र की कर ले तो हम थक जाते हैं कि अरे एक माला कहाँ से, और अगर आप अभ्यास करें तो आधे घंटे में कितनी माला आप कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी का गुरु अच्छा नहीं है, 19,000 मंत्र का जाप वो खुद कर ले 10 दिन के अंदर, कोई पन्ना पुखराज, कोई उसको सुनहला, कोई जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, बस उसने कर लिया, वो मंत्र उसके लिए सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद वो एक माला करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तांत्रिक मंत्र होते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम ग्र सह गुरुवे नमः, ये इस तरह के तांत्रिक मंत्र होते हैं, और इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त आता है, हम अगर सच्चे मन से करें। अभी मेरी एक नेक्स्ट वीक में एक वर्कशॉप कर रही हूं मैं रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष के चमत्कारी उपाय हैं, आप देखिएगा, आप वो ज्वाइन करिएगा, वो पर पेड वो है, और रुद्राक्ष वाला जो वर्कशॉप है
उसमें रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव भगवान के दर्शन अगर आपको करने हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ और पत्री देख के आपको मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और उसकी पहचान करना सिखानी है, उसको कैसे पहनना है वो विधि बतानी है, उसको कैसे उसको पहचान करना कि हमें किसी ने गलत तो नहीं दे दिया, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट तो होती है चीजें, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है रुद्राक्ष के अंदर, और साक्षात शिव भगवान के दर्शन आपको करने को मिलेंगे अगर आपका मन साफ है और आप सच्चे मन से उसको करते हैं। उस मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिएगा। और एक चीज और है, जो पहनने की रुद्राक्ष की माला है वो अलग होती है, और जो आपकी पूजा करने की माला है, मान लीजिए वो आपकी रुद्राक्ष की माला है, वो अलग है। जो पूजा करने वाली माला है उसको पहनना नहीं चाहिए, और जो पहनने वाली माला है उससे पूजा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, रुद्राक्ष को आप इस चीज को खुद आजमा के देखेंगे, खुद फीडबैक देंगे, मैम हमें फर्क पड़ा। आप देखिएगा आपकी राशियां, आपके डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी से चाहे एस्ट्रोलॉजी से, आप ये इस क्लास में आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके चार्जेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1500 रुपए है। उसमें आप देखिएगा रुद्राक्ष जो है वो आप पहन के उसको फील करिए, आप पाठ करके देखिए। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, या आपको कभी घर में गरीबी ना आए, कभी तंगी ना आए पैसे की, या घर में अगर कोई जादू टोना वास्तु दोष है, ऊपरी टोना टोटका, क्योंकि देखिए आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है लोगों को सब तरफ की विद्याएं पता चलती हैं, ठीक है। उसमें क्या है, बहुत सारे लोग जेलस करने वाले भी होते हैं। अब हर इंसान का तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसका क्या, हर तरह के लोग हैं दुनिया में, अच्छे भी हैं खराब भी हैं। और कईयों के प्लैनेट्स की पोजीशन ही ऐसी होती है कि वो गलत काम ही करते हैं, उसमें उनका भी कसूर नहीं है। कल मैं परसों फिर एक चर्चा का विषय लूंगी कि कौन से ग्रह हमारे को बीमार करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैं सिखाऊंगी क्लास में। मान लीजिए किसी का अगर उसको लिवर की प्रॉब्लम है, तो लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? बृहस्पति। तो जिसका बृहस्पति खराब, उसको लिवर की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जरूरी नहीं है कि सीरियस प्रॉब्लम हो, ये डिपेंड करता है राशि कैसी है। और अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है तो डायबिटीज हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है? लिवर से ही कंट्रोल होता है। पाचन शक्ति जो है, डाइजेशन, लिवर का बहुत बड़ा रोल है। उससे डायबिटीज हो जाती है, और डायबिटीज को ठीक करना हो तो हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, दृष्टियों के बारे में पढ़ लेते हैं। मैडम एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलिए। न्यूमरोलॉजिकली 5 जिसका मिसिंग है उसको पन्ना पहनने के लिए बोलते। मैम देखो, खिचड़ी नहीं पकानी है। न्यूमरोलॉजिकली आप 5 नंबर बुध का ले रहे हो, और पन्ना हमें एस्ट्रोलॉजर बताता है, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताता है, ठीक है। तो हम न्यूमरोलॉजी में आपको जो रेमेडीज कराते हैं वो पन्ना वाली नहीं कराते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, उसको मिक्स नहीं करिए आप जी। मिसिंग से ये नहीं मालूम है आपको, ये मालूम है मिसिंग से वो खराब है या मिसिंग है, या उसकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही इस नंबर की। उसको जब एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो आप देखेंगे, अगर मान लीजिए वो खराब घर में बैठा है, आपने पन्ना पहना दिया। अभी एक एग्जांपल दिया तो है मैंने शनि का। जी जी। शनि आपका खराब है मान लीजिए न्यूमरोलॉजी में, पर आपको ये नहीं पता एस्ट्रोलॉजी में कौन से चार्ट में कौन से घर में बैठा है। आपने नीलम पहना दिया, हो गया ना काम, उल्टा रिजल्ट दे देगा। और नीलम त्वरित रिजल्ट देता है, 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया। दृष्टियां हम कर लेते हैं, आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो मैं ले लेती हूँ। दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछना चाहता था, ये जो 12वें घर में मेरा गुरु है, मेष राशि में, वो लाल किताब वाले कहते हैं कि माला नहीं पहननी चाहिए, आप क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? लाल के देखिए ऐसा होता है नहीं पहननी चाहिए। रीजन क्या है? गुरु 12वें घर में बैठा है ना, तो जो भी प्लेनेट 12वें घर में बैठता है वो अपना व्यय करवाता है। मेरा भी गुरु 12वें घर में है सर। हाँ जी। ठीक है, तो विद्या हाँ जो जी। व्यय करवाना, अगर किसी का 12वें घर में मंगल है ना, वो व्यक्ति आलसी होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी का व्यय करा दिया मंगल महाराज ने। हाँ जी। अब गुरु 12वें घर में है, तो जो आज मैं पढ़ा रही हूँ
उसमें और भी कॉम्बिनेशंस हैं क्योंकि मेरा बुध अच्छा है, ठीक है, और हाँ जी। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, इंट्यूटिव पावर अच्छी है, तो उसकी वजह से मैं ये काम कर पा रही हूँ। ओके ओके। आप समझ रहे हैं? तो गुरु हाँ 12वें जी घर मैम। में, हाँ गुरु 12वें तो घर फिर में। तो नहीं पहनना चाहिए ना रुद्राक्ष की, वही है कि माला। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे, गुरु 12वें घर में है ना, तो आपको गुरु हाँ का जी। नहीं पहनना होगा। रुद्राक्ष तो कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, वो अलग वर्कशॉप में मैं लूंगी इसका कोई आपको। इम्पैक्ट तो नहीं होगा मतलब जी, क्योंकि मतलब नहीं 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 ये ऐसी शंका आ जाती है ना, डाउट आ जाता है। नहीं सर, आपको जो चीज आपको, अगर मैं ये, अगर आप लेंगे रुद्राक्ष वर्कशॉप, 1 से 9 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। अब देखिए किसी की राहु की महादशा खराब है, ठीक है, और मैं आपको सिंपल सिखा दूंगी, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी अगर नहीं जाओगे तो निम्नोलॉजिकली भी मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बता सकती हूँ और एस्ट्रोलॉजिकली भी बता दूंगी। आप कहीं से क्रॉस चेक करिए, कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि जेम्स वैसे मेरा देखिए। हाँ, हाँ बताइए। वैसे मेरा केतु है वैसे 8वें में, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट तो है वैसे। 8वें में तो सर रिसर्च में जाओगे ही ओकल्ट में। हाँ मैंने तो बताया ना, इसलिए हमारे इंडिया का अभी टॉरस वृषभ लगन है। हाँ मेरा भी टॉरस लगन ही है वैसे। हाँ, अष्टम में टॉरस केतु है तो लगन है। सर आप जाओगे ही, अध्यात्म में जाओगे। आपको मैं पत्री, आप अपनी पत्री खुद ही खंगालना, देखना कौन सी दशा चल रही है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए अभी मेरे को। अभी महादशा इसकी चल रही है मेरी, शुक्र की है, और शुक्र की अंतर्दशा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सर मेरे को। मेरा है 4 नवंबर 1964। भाग्य के तो बहुत धनी है सर। संघर्ष भी बहुत है मैम, 4-8 है आता है अगर न्यूमरोलॉजी वाइज। अच्छा न्यूमरोलॉजी मैंने, देखिए मैंने अभी सिर्फ आपका आधा नंबर देखा है, अभी मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर, वो पता चल जाएगा कि संघर्ष कहाँ आ रहा है आपको। 1 मिनट रुकिए। 4-8 आ गया ना मूलांक भाग्यांक, तो लाइफ तो स्ट्रगल में ही बीतेगी। बहुत मेहनत की हाँ होगी सर, जितनी मेहनत की उतनी कम है, डाउन टू अर्थ होंगे, और बहुत दबा के मेहनत की है जिंदगी में, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिला आपको, ठीक है, हाँ ये तो है। लेकिन फिर भी जो भी मिला वो आपका भाग्य का साथ था जो मिला, नहीं तो ये भी हाँ नहीं बिल्कुल। मिला। ये भी नहीं वो बताओ। तो, हाँ ग्रेटिट्यूड तो रखना चाहिए मैम। बिल्कुल 10 20 2। सर आपका मंगल, आपको मंगल की पावर मिलनी चाहिए, आप कमाल करोगे सर। हाँ आपको मंगल मेरा वैसे चौथे घर में है वैसे, हाँ, और 10वें में शनि है। कौन सी राशि में बैठा? ये 5वां कौन सा होता है, 5th राशि कौन सी होती है, उसमें मंगल है। देखिए अब मैं बताती हूँ, प्लीज म्यूट कर हाँ जी। लीजिए जहाँ से आवाज आ रही है। 1 मिनट म्यूट करना। हाँ जी, देखिएगा, मंगल बैठे हैं सूर्य के घर में, ठीक है। सर आपका गुस्सा तेज तो नहीं है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। अच्छा सर अनम्यूट कर लीजिए, कोई नहीं, बात तो करने दो ना फिर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, गुस्सा कभी कभी जब ज्यादा हो जाए तो आता है वैसे। पर भयंकर आता होगा। हाँ जब आता है तो काफी आता है। हाँ बस। अच्छा एक चीज और, वही है। एक हाँ चीज, जी। मंगल आपका चौथे घर में है और सूर्य की राशि में है ना, और हाँ शनि जी। आपके 10th हाउस में है। शनि देख रहे हैं मंगल को, मंगल और शनि मित्रता नहीं है आपस में। हाँ शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है, शनि हाँ क्रूर बिल्कुल ग्रह आमने है, सामने है बिल्कुल। हाँ तो सर उसकी दृष्टि जाएगी जब 4th हाउस पे, तो घर में सुख शांति का भंग होना या मानसिक अशांति रहना, परिवार को लेकर कुछ ना कुछ दुविधा बनी रहती होगी। 4th हाउस में हाँ मंगल ये तो होने रहती वाला है। है। हाँ 4th हाँ हाउस काफी में। रहती है। अब और उसकी न्यूमरोलॉजी, उसकी दृष्टि अपने 7वें घर पे भी है, जहाँ मेरा बुध है वैसे, उसकी भी दृष्टि पड़ती है शनि की 10वें घर से। ठीक है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी करते हैं। कल की क्लास में हम दृष्टियों के बारे में सीखेंगे कि इसकी ठीक है दृष्टियों मैम। से क्या इम्पैक्ट है, वो हम कल सीखेंगे। और हाँ अब तो ये बस बताइए यही। आपको। हाँ जी सर। नहीं आप बताएं मैम, हाँ मैं ये कह आप रही कुछ हूँ, कह रहे थे। हाँ हाँ मैं ये कह रही हूँ कि
कमिंग वीक में मैं ये रुद्राक्ष की वर्कशॉप करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, रुद्राक्ष बहुत महंगा नहीं आता है, सस्ता आता है। कुछ एक दो मुखी को छोड़कर ज्यादातर रुद्राक्ष सस्ते आते हैं। हाँ और जी। उसको सिद्ध करके उसको पहनने की विधि आप सीखिए। और हाँ। आपको ये भी बताया जाएगा कि उसको कैसे सिद्ध करना है और कैसे उसको पहनना है। ये सब चीज आपको समझाई जाएगी वर्कशॉप के ठीक अंदर। है। पर ठीक है। जिसको भी कांटेक्ट करना है 1 से 3 के बीच में एनी डे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 1 to ठीक है 3 PM पे। और ओके आप मैम। सभी लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए 766 973 5511। मैम प्लीज रिपीट मैम। 766 97 97 3 5511। 5511। हाँ जी। तो ठीक है मैम, इसमें थैंक आप यू 1 से मैम। 3 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो वर्कशॉप रहेगी इसमें आपके ना पूरे, देखिए हम परेशानियों की बात ही करते हैं कि ये परेशानी है, मेरे कुंडली में ये एनिमी है, ये मित्र है। जिनको एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना है वो अलग चीज होगी, जिनको नहीं करना है उनको कुछ तो फायदा हो ना। तो उसके बिल्कुल लिए मैम। क्या है चलिए कि मैम। ये जो है इसको कैसे सिद्ध करना है मंत्र को। पंडित कहता है जी हम सिद्ध करके भेजेंगे। मैंने पहले आज से 10 15 20 साल पहले बहुत पैसे उजाड़े हुए हैं। क्या है कि मैम ने भी बहुत मैम। उन्होंने मेरे से पैसे मांगे जी, 3100 का है। उसमें एक लिफाफे में क्या होता है, थोड़े से चावल, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, समझ रहे हो। एक उसमें पेपर में गणेशाय स्वास्तिक का चिन्ह बना है, एक यंत्र भेज देंगे, एक बीज मंत्र भेजेंगे, 21 दिन में काम पूरा आप करो। तो जहां पे हम कमर्शियल लेवल पे किसी चीज को बेचेंगे वो अफेक्ट करेगी नहीं। बिल्कुल मैम। और जो खुद करेंगे उसका ज्यादा इम्पैक्ट जो आएगा। आप खुद करेंगे, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको कोई दगा नहीं देगा, आपको कोई धोखा नहीं देगा। आपको ये भी बताया जाएगा कौन सा प्योर है। हाँ जी ठीक है मैम। मैडम मेरे थैंक से यू। तो लाखों रुपए लिए लोगों ने, लाखों रुपए लिए। आपसे हाँ। मैं तो कह ही रही हूँ थैंक यू सर। मैम। आज रुद्राक्ष के एक रुद्राक्ष के 2-2 लाख रुपए लिए हैं आपसे, हाँ जी। हाँ लिए होंगे सर। और अभी मैं आपको रुद्राक्ष की कीमत बताऊंगी ना, देखिएगा। क्योंकि मेरा देखिए फीस जरूर लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना, एक सोशल सर्विस करने के लिए एक आप देखो, एक हम कितना सोशल सर्विस, ये तो अनएंडिंग है ना। नानक अब दुखी तो सब कीमत, संसार, अब तो उसके मैडम साथ कुछ प्लस है कुछ माइनस कीमत है। पता है, हाँ जी। अब तो कीमत पता है, नेपाल जाके खुद तोड़ के लाया हूँ मैं आपको। हाँ तो वही तो धोखा खा बैठे हो ना पहले। तो ये अवेयरनेस है। अब तो खुद तोड़ के, हर तरह का रुद्राक्ष है मेरे पास, हर तरह का रुद्राक्ष है। चलिए ठीक है, आपके मैं पास सरप्लस है तो आप उसका कुछ कॉस्ट रख के अगर आपने देना होगा तो हम सभी लोगों का कल्याण करिए। हमें नेपाल नहीं जाना पड़ेगा, हमारा खर्चा बचेगा। फ्री, मैं अभी भी कई दफा फेसबुक पर लोगों को फ्री में भेज देता हूँ, बहुत पड़े हुए हैं। नहीं सर, फ्री देखो, फ्री कुछ नहीं देना। अगर आप फ्री दोगे ना, लेने वाला उसकी कीमत नहीं लेगा। अगर मैं, अब देखिए ये मैं जो क्लास करा रही हूँ, आप कहेंगे कि फ्री में करा रही है। मैं फ्री में नहीं करा रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है मेरे से कुछ सीख रहे हैं, तो उसके एक्सचेंज में कोई ज्वाइन करता है क्लास, कोई कंसल्टेशन लेता है, कोई मेरे को कुछ कॉमर्शियल वेंचर नहीं करना है। लेकिन हाँ, फ्री में करने से वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फ्री का मतलब ये है कि आप लोग धोखा ना खाओ, आप खुद इस फील्ड को सीखो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दैट इज बस ये पर्पस है। और मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी आपने बोला था, जैसे उन्होंने अभी बताया था कि मंगल चौथे घर में है और चौथे घर का जो है स्वामी वो चंद्रमा है, सूर्य तो नहीं है। नहीं, उनकी ये नहीं लगन समझ राशि में क्या नाम है, लगन राशि से था ना। उनका लगन क्या था, उन्होंने बताया 5 नंबर की राशि बैठी हुई थी। अच्छा, ये नहीं चौथे घर में। मैडम एक मिनट, अभी आप सीख रहे हो, पहले भी आप सीख लो। ये चौथा घर, ये जो मैंने राशियां हैं, ये काल पुरुष की कुंडली की राशि है। तो चौथा घर का जो मालिक है वो चंद्रमा है, ठीक है। लेकिन हाँ जी, आपके हाँ मान जी। लीजिए आपके पहले घर में क्या नंबर है उस पर डिपेंड करता है ना। पहले घर में 6 नंबर लिखा है, तो चौथे घर में कौन सा नंबर आया? 9 6 7 8 9। 9 के स्वामी, 9 नंबर की राशि 9 कौन सी नंबर हुई? आएगा। हाँ, 9 नंबर की राशि कौन सी हुई? गुरु की। धनु। गुरु। धनु की स्वामी गुरु। तो हाँ जी, धनु राशि। हाँ, हाँ इस तरह स्वामी। से देखा जाता है, ठीक है। वो कौन सी ठीक है, प्लेसमेंट है। ठीक है। और फिर देखिए, एक से हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हम एक ह्यूमन बॉडी को पूरा देखेंगे ना,
और ह्यूमन बॉडी जो है उसमें आंख भी है, नाक भी है, दिमाग भी है, कान भी है। तो आजकल यही तो प्रॉब्लम है। पहले हमारे वैद्य होते थे सिर्फ नाड़ी से देखते थे, पूरी बॉडी में हमें बता देते ये कमी है, ये दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। फिजिशियन होते थे, फैमिली फिजिशियन होते थे, वो समस्या आधे से ज्यादा फैमिली फिजिशियन समझता था कि ये मेरी फैमिली के मेंबर्स है, इसको इस तरह की इसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ये चीज हो, ये बंदा ठीक हो जाएगा। अब आप देखिएगा, हॉस्पिटलाइज थी मदर मेरी और लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, शुगर के डॉक्टर ने कह दिया जी ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ब्लड की वोमिट आ रही है, वो कह रहे हैं जी मेरा तो काम है शुगर देखना, बाकी आप जानो। गेस्टो वाला छुट्टी पे गया है, ठीक है, तो एम्बुलेंस से उनको दूसरा हॉस्पिटल ले गए। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप जब सीखेंगे ना तो पूरा, जब हॉरोस्कोप को सीख लोगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सब अधकचरी बातें हैं, बट ये हमारा स्टेप है, हम धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। तो एक एक स्टेप से मैम हम जाओगे तो आपको जो आप बोल रहे थे उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आप इसको समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम कंप्लीट एनालिसिस नहीं कहते हैं, ये सिर्फ अभी प्रोसेस है। एनालिसिस नहीं कर रहे। हाँ मैडम मैम अभी तो हम घर राशि इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, कल हम दृष्टियों के बारे में बात करेंगे और कुछ नए। हाँ जी मैडम एक छोटा सा, हाँ जी मैम, मैम एक क्वेश्चन था। जैसे अपन कुंडली निकालते, आपने दूसरा कोई तो भी ऐप बताया था ना, पेड वाला है, कौन सा मैम? एनालिसिस से म्हणजे राइट कुंडली नहीं निकलती क्या एस्ट्रोसेज ऐप से? सही कुंडली नहीं होती क्या? हाँ, वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है, वो जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का लोग कोर्स करते हैं उसमें फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिर अगर एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स करता है उसमें मैं उसमें देती हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एस्ट्रोसेज में कई बार तो ये सही नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सही नहीं है, मैक्रो लेवल पे सही है, लेकिन कई बार 20-25% उसमें टाइम का, डिग्रियों का फर्क आता है, उससे दशाएं का, डेट्स का फर्क आ जाता है, तो कहीं कहीं पे प्रेडिक्शन ठीक नहीं आता। तो हमें उसको, जो सॉफ्टवेयर हमें एक्यूरेट प्रोडक्शन दे, अगर जब आप फर्दर इसमें और एलेबोरेट करोगे ना, तब आप सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी। कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम है, उसमें यहाँ तक पता चल जाता है कि आपने प्रश्न किया मैडम मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, मैं विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या मेरी शादी कब तक होगी, तो कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम है। या मैंने घर खरीदना है, मैं कौन से पीरियड में घर खरीदूं, तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम बेसिक के बाद आता है, बहुत एलेबोरेट है। आपको बहुत लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे, कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम 16,000 उसकी फीस है, बहुत लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जब करने पे आएंगे ना, तो वही बात है, आपने डॉक्टरी पढ़ा दी लेकिन इंटर्नशिप नहीं कराई, वो नील बट्टे सन्नाटा ही रहेगा, 16,000 भी खर्च कराएगा, उसको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग जाना है कि हाँ ये ऐसे होता है। और मैंने जब कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम सीखा था कई साल पहले, तो मैंने 3 या 4 बार उस चीज का कोर्स किया, उसको करने के बाद फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे एक्सपेरिमेंट करे, खूब सीखा, दिन रात पढ़ा, तब जाके आपके रिजल्ट्स, आंसर आपके प्रेडिक्शन के ठीक निकलते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है प्रेडिक्शन करना, ठीक है। तो वो फिर जिसको ऑब्सेशन है, जिसकी पत्री बोलती है कि हाँ ये बंदा जो है एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ सकता है, जिसको लगन है, पैशन है, उसी को मैं बोलूंगी कृष्णमूर्ति पद्धति पे जाओ। नहीं तो आप वही चीज मैक्रो लेवल पे, हमें क्या समझना है अपनी जिंदगी में नेविगेट करने के लिए, भाई मेरा समय ठीक निकले, मेरे बच्चों का समय ठीक निकले, मैं आम लोगों की हेल्प कर पाऊं, अगर करना है, अगर कुछ कमाना है तो मैं लाइवलीहुड, कई लोगों को दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री के अंदर, कई लोग कुछ कमाना चाहते हैं, तो उनको सही ढंग से सिखा के उनको तैयार करना कि आप काम करो, आपको इनकम अर्न करनी है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से आप जॉब ले लो, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब करो उसमें, बट वो तब करोगे जिसमें कि 1 महीने न्यूमरोलॉजी का कोर्स है और 3 मंथ्स की आपकी प्रैक्टिस है, जो कि मैं आपको सपोर्ट करती चली जाऊंगी। जब आप उसमें माहिर हो जाएंगे, फिर मैं आपको कहूंगी अब आप छलांग लगाओ, अब आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाओ, ठीक है, क्योंकि किसी को कमाना है तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसको अर्न करने में, लेकिन सही लेवल पे। पर अगर हम ये सोचें कि हाँ हम झूठ बोल के, गलत काम करके, कमाने वाले कमा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो सब काम ना मैं करती हूँ, ना मैं आपको कहूंगी। सिर्फ विद्या, आप विद्या को सीखिए और अपनी लाइफ को नेविगेट करिए।
हाँ जी मैम। मैम एडी कुंडली अलग निकलती है और केपी कुंडली भी थोड़ी अलग निकलती है। हाँ वो उसमें चलित में से आती कौन है, सी वो कुंडली देखो वो मैं बता देती हूँ, वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सिखा दिया जाएगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपको थोड़ा आइडिया दिया जाएगा कि चलित का क्या मतलब होता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो उसमें सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। डिग्रियां कल हम पढ़ेंगे दृष्टियों के बारे में। दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जो आपने डिग्री, हेलो हाँ जी मेघा जी बताइए बेटे। मैम हाँ जी मैम जैसे आपने अभी बताया 18 डिग्री से 24 डिग्री या 24 डिग्री से 30 डिग्री, तो मैम ये 24 दोनों में आ रहा है। वही तो मैंने आपको तो ये मैंने इसका आंसर दिया था। आपने 18 से 24 वाला आपको मैंने इसका आंसर जी दिया जी, था। वो मैम मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने दोबारा हाँ कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए 24 के बाद, जैसे मान लीजिए डेसिमल्स में जाते हैं हम, डेसिमल्स में जाते हैं ना, डेसिमल सिस्टम में ऐसी डिग्री के बाद अंश होते हैं, अंश के बाद होती है कला, होती है कला। ठीक है, तो मान लीजिए किसी की 24 डिग्री के बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो 24 डिग्री 3 कला तक है। ठीक है, तो वो 3.3 आगे बढ़ गया ना, तो वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। जैसे मिनट्स और सेकंड्स है ना, जैसे मिनट्स और सेकंड्स होते हैं, इसी तरह से वो डिग्री में अंश और कला होती है। डिग्री अंश हो गई, बाकी उसकी कला और विकला होती है, उसमें वो आगे चला जाता है, फिर वो अगले नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया था मैम एक्चुअली। अब आ गया? अभी भी नहीं हुई क्लैरिटी की हो गई? नहीं मैम अब हो गया। नहीं हुई तो कल फिर फोन करके 1 से 3 के बीच में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैम मुझे पूछना था कि मेरी बेटी को जाना है विदेश पढ़ने के लिए। हाँ आप कौन बोल रहे हैं मैम? वीडियो ऑन कर लीजिए। सरोज देसाई। हाँ जी आप तो गायब हो गए थे मैडम। देखो आपको कंसल्टेशन लेनी है। अब देखो मेरे प्रयत्न जो है वो सिखाने के लिए हैं। ठीक है, आपको कंसल्टेशन लेनी है, आप कंसल्टेशन ले सकते हो मैम। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाती हूँ। आप 3 दिन रेगुलर मेरे टच में रहे, तब मैं 3 दिन टेंशन लेती रही, उसके बाद आप गायब हो गए। आज आप कंसल्टेशन पूछ रहे हो। ठीक है, और योग इतनी आसानी से नहीं देखा जाता। अगर आप सही मानो तो पूरा मेरे को उसको स्टडी करना पड़ेगा। विदेश अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं बताऊं, विदेश जाने के कम से कम कितने 50-60 योग निकलते हैं। ठीक है, तो मेरे को हर एक को स्टडी करके आपको योग निकाल के देना पड़ेगा, तो उसके लिए पेड कंसल्टेशन रहेगी। प्लीज बुरा मत मानिएगा आप इसको। ठीक है, ठीक है बेटे। अच्छा हाँ ओके या डजंट मैटर, ठीक है। हाँ मैं कल कॉल करती हूँ मैम आपको 1 से 3 के हाँ बीच में। कोई दिक्कत नहीं है बेटे, टाइम लगता है उसको, कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, ओह जो लोग जल्दी देख सकते होंगे, मैं नहीं देख सकती। 5 मिनट में पतरी देख के दे देते हैं। अच्छा मैम उसकी फीस कितनी है, पेड फीस कितनी है उसकी? 2100 है बेटा। ठीक है, चलिए अच्छा और जी, बताइएगा। मैं आपको कल फोन करती हूँ इस बारे में। कोई दिक्कत नहीं है। मंजू जी आपको क्लियर हुआ बेटे जो पढ़ाया मैंने? महेश जी, राजेंद्र जी, आप एक बार वीडियो ऑन करके नमस्ते राम राम कर लिया करो। हाँ जी, ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मंजू मैम आप वीडियो ऑन करिए अपना। अगर हो सकता है तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। सर आप अपना आशीर्वाद दीजिए सभी को। योगेश्वर सर जी। थैंक यू। हाँ नमस्कार सर। मेरे तो यही तो मन है, सभी सीखें और हाँ। अपना कम से कम तो भला जरूर करें। बिल्कुल। ठीक है, सबको नमस्कार। कल के लिए फिर हम मिलते हैं 8:30 बजे, सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके सर, नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट मैम। नमस्कार।